हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए सेकंड ईयर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी समाज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। सिद्धांत यह कहा जाता है कि लोकतंत्र एवं समाजवाद साथ साथ नहीं चल सकते, वे एक दूसरे के विरोधी हैं। तथापि भारत में स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र के साथ साथ समाजवाद में क्रियान्वयन का अद्वितीय प्रयोग किया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तैयार हैं। तो देखिए, इसके अंदर भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था, भारतीय संविधान में लोकतंत्र की स्थापना संबंधी प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है। पहला इसमें क्या है? वयस्क मताधिकार और चुनाव। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जो प्रमुख प्रावधान दिए गए हैं या लिखे हुए हैं, उसके अंदर सबसे पहला क्या है? वयस्क मताधिकार और चुनाव। संविधान द्वारा सभी बालक स्त्री पुरुषों को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया है। भारत में स्वतंत्रता के बाद सभी वयस्क स्त्री पुरुषों को मताधिकार प्रदान कर दिया गया। भारत में संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए नियतकालीन चुनाव का प्रावधान है। विभिन्न राजनीतिक दलों एवं गुटों को चुनावों में भाग लेने का पूरा छूट दी हुई है। तो देखिए, मताधिकार और चुनाव का अधिकार किसको है? जो एक वयस्क स्त्री पुरुष या बालक या बालिका या लड़का लड़की है, उसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। वो एक क्या कहलाता है? वयस्क मताधिकार देने के योग्य कहलाता है। आगे देखिए, सेकंड नंबर पे नागरिकों के मौलिक अधिकार। इसके अंतर्गत देखिए, संविधान का एक पूरा अध्याय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की विवेचना करता है, जिसमें प्रमुख है समता का अधिकार या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार तथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान द्वारा नागरिकों को विचार, भाषण, सभा, सम्मेलन की स्वतंत्रता प्राप्त की गई है। इसके अंतर्गत देखो, जो हमें नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसमें पहला है समता का अधिकार यानी कि समानता का अधिकार। इस लड़का लड़की दोनों को चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे नौकरी का अधिकार हो, चाहे कहीं घूमने फिरने का अधिकार हो, सभी को क्या दिया गया है? समानता का अधिकार दिया गया है, जिसके अंतर्गत विचारों की समानता है आदि अनेक प्रकार की हमें प्राप्त में हुई है। तीसरा है उत्तरदायी कार्यपालिका। इसके अंतर्गत देखिए, भारत में उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था है। संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहता है तथा इसका विश्वास खो देने पर उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। चौथे नंबर पे है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। भारत में न्यायाधीशों को स्वतंत्र व निष्पक्ष बनाए रखने के लिए संविधान में प्रावधान किए गए हैं। उदाहरण के लिए, उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। इसके अंतर्गत अतिरिक्त वित्तीय संकट को छोड़कर और किसी भी स्थिति में न्यायाधीशों के वेतन या भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। संसद को न्यायाधीशों की आलोचना करने की अनुमति नहीं है। आगे देखिए, पांचवा है पंचायती राज का ढांचा। लोकतंत्र शासन विकेंद्रीकरण पर बल
देता है। इसलिए भारतीय संविधान में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर दिया गया है। ये थे हमारे पांचों लोकतंत्र समाजवादी समाज की व्यवस्थाएं। तो इन सभी को डिटेल से पढ़ने के बाद में संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान संसदीय ढांचे के लोकतंत्र की स्थापना करता है। सच्चा लोकतंत्र संसदीय लोकतंत्र ही हो सकता है जिसमें बिना हिंसात्मक क्रांति के सरकार को बदला जा सकता है। भारत में निर्वाचन व्यक्ति स्वतंत्रता और विचार स्वतंत्रता के वातावरण में संपन्न होते हैं। चुनाव प्रक्रिया का सार इस बात पर जोर देता है कि अंततः आम मतदाता ही स्वामी है। चुनाव में जिन उम्मीदवारों को जनता का विश्वास प्राप्त होता है वे विजयी होते हैं। लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है उसका नेता प्रधानमंत्री बनता है। इस प्रकार अपनी पसंद के प्रधानमंत्री के जरिए हम अपने ऊपर ही राज करते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसके अंतर्गत लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका। इसके अंतर्गत देखिए 18वीं और 19वीं शताब्दी में ऐसा समझा जाता था कि राज्य को मात्र देश की सुरक्षा तथा कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने तक सीमित रहना चाहिए और उसे अर्थव्यवस्था में यथासंभव कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। किंतु आजकल सभी सरकारों में यह अपेक्षा की जाती है कि वे अर्थव्यवस्था को विनिमय करें जिससे कि उत्पादन में वृद्धि हो सके। अर्थव्यवस्था को इस प्रकार विनियमित करने की आवश्यकता भारत जैसे विकासशील देशों में और भी अधिक है, क्योंकि यहाँ एक और व्यापक गरीबी और बेरोजगारी है तो दूसरी ओर एकाधिकारवादियों की प्रबल शक्ति है। सरकार राजकोषीय नीतियों, कर लागू करने और मौद्रिक नीतियों यानी कि मुद्रा की पूर्ति की व्यवस्थाएं करके माध्यम से अर्थव्यवस्था का विनियमन करती है। नियोजन, जिसका अर्थ है किसी केंद्रीकरण प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से संसाधनों का विनिधान करने आर्थिक प्रगति का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। नियोजन जिसका अर्थ क्या है, किसी केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से संसाधनों का विनिधान करके आर्थिक प्रगति का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। मतलब हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। राज्य को सामाजिक सेवाओं के लिए अधिक से अधिक दायित्व सौंपे जाएं। ये सेवाएं हैं जैसे कि शिक्षा, चिकित्सा, परिवार कल्याण आदि क्षेत्रों में। ये हमारी सारी क्या है, सामाजिक सेवाएं राज्य की। इन नए दायित्वों का निर्वाह करने के लिए अनेक प्रकार की प्रशासनिक संस्थाएं जैसे विश्वविद्यालय, हॉस्पिटल, परिवार कल्याण केंद्र आदि अस्तित्व में आए हैं। भारत जैसे विकासशील देशों के समाज में अनेक रूढ़ियाँ और सामाजिक बुराइयाँ जैसे कि छुआछूत, बहुविवाह, बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि विद्यमान हैं। इन बुराइयों को मिटाने के लिए अनेक प्रशासनिक संस्थाएं अस्तित्व में आई हैं। ये जो हमारे समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, जो पहले भी थी आज भी है, जैसे कि छुआछूत है, बहुविवाह है, बाल विवाह है, दहेज प्रथा, ये एक हमारे समाज में बहुत बड़ी बुराइयां हैं। इनकी वजह से हमारा समाज विकास करने के लिए पीछे रह जाता है हमेशा। आगे देखिए, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री विमल जालान ने लिखा है कि
उदारीकरण और नई आर्थिक नीति के बावजूद भारत में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में राज्य की भूमिका अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बनी हुई है। आज भी राज्य निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। भारत में आयोजनों का प्राथमिक उत्तरदायित्व सरकार पर है। सरकार बहुत से सार्वजनिक उद्यमों की स्वामी और प्रबंधक है। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण के क्षेत्र में सार्वजनिक वस्तुएं, सेवाओं को उपलब्ध कराने में सरकार की अहम भूमिका है। बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थानों पर सरकार का लगभग पूरा एकाधिकार है। औद्योगिक लाइसेंसों, विदेशी मुद्रा के अनुमति पत्रों तथा अन्य नियमों के द्वारा सरकार निजी क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखती है। तो देखिए, ये सभी जितने भी मैंने आपको पॉइंट क्लियर करे हैं, इनके अंदर अगर आपको नोट्स बनाने के लिए आप इनका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं और अपनी कॉपी में इनको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे टॉपिक के लिए हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।